सबसे पहले एसडीएम के सामने अपीयर होना होता है। उसके बाद 30 डेज़ का एक नोटिस पीरियड होता है जो आपको सर्व करना होता है। उसके बाद 30 डेज़ के बाद आपको वापस एसडीएम के सामने अपीयर होना होता है। उस दिन आपकी मैरिज रजिस्टर होती है, देन द सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द एसडीएम। और जिसको हम बोलते हैं कि भाई हमारी मतलब कोर्ट कोर्ट मैरिज मैरिज होगी, तो कोर्ट मैरिज यही है। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो प्रॉपर्टी मैं परचेज कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, देयर इज नो डिस्प्यूट ओवर दैट प्रॉपर्टी, जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ वही उसका एक्चुअल ऑनर है? बिकॉज हमने देखा है कई बार फ्रॉड के केसेस होते हैं। रेगुलराइज्ड जो कॉलोनीज हैं वो क्या है और अनरेगुलराइज्ड क्या है? जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको रेगुलाइज करके उनको फिर उसमें लाया जाता है, फ्री होल्ड कराई जाती है वो प्रॉपर्टी, ताकि आप उसे सोल्ड आउट कर सको आगे इजीली। ओके, जैसे अभी आपने बात करी पटवारी और लेखपाल का, क्या रोल होता है इन लोगों का? जो लेखपाल और पटवारी हैं इनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मान लीजिए अभी गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो वो किसानों तक कैसे पहुंचाई जाएगी, तो उसमें इनको इनसे हेल्प ली जाती है कि ये आप बताओ किसानों को जाके, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन टच विद फार्मर्स। सिविल डिस्प्यूट था, किसी बंदे ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी और उसने मान लीजिए 2-3 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी परचेज की, और जब उसने उसको बनाना शुरू करा तो उसको बाद में पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट है। आप बिलीव करोगे कि 2 साल उस मैटर को चले हुए हो गए हाई कोर्ट में, और 2 साल में एक भी बार उस मैटर पे आर्गुमेंट नहीं हुआ। Hello everyone, you are watching Losico Insights. In Losico Insights, we discuss various legal issues. Today we have Advocate Madhusudan with us, and in this podcast, we are going to discuss with him about civil laws. Welcome, Madhusudan ji. Thank you, Susan ji, for inviting me here and giving me this opportunity to share my viewpoints on civil law. Okay, आपकी लीगल प्रोफेशन में जर्नी कैसे रही, कब से शुरू हुई? So basically, I have enrolled myself in with Delhi Bar Council in 2018. Since then, I was practicing in my hometown, Okay. and then I came to Delhi in October 19, and till then my journey started. हमने सुना होता है सूट्स, Hmm. एक सीरीज भी है, तो सूट्स बेसिकली होता क्या है? तो सूट्स बेसिकली अगर हिंदी में हम कहें तो एक होता है वाद, जिसे हम कहते हैं। तो हम समझते हैं कि सूट हम फाइल कब करते हैं, जब हमारा कोई जब भी किसी इंडिविजुअल या किसी बिजनेस को लेके या दो एंटिटीज़ के बीच में जब भी कोई लीगल डिस्प्यूट होता है तो हम सूट फाइल करते हैं। और सूट हम क्या है कि अब सूट का नेचर हम समझते हैं कि सूट का नेचर क्या क्या होता है। जैसे हम अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है या कोई कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग है, हम रिकवरी सूट फाइल कर रहे हैं और डिक्लेरेशन सूट हम फाइल कर रहे हैं। और इफ़ इट इज़ कम्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्या हम किसी एग्रीमेंट में हैं और उसमें एक पार्टी अगर कोई कॉम्प्लाई नहीं कर रही है किसी टर्म्स को उस एग्रीमेंट की, तो उसमें हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाएंगे। तो अब जो सूट्स का जो अगर हम फाइलिंग की बात करें तो वो फाइल कैसे होता है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जानने के लिए। उसमें है कि आप पहले उसकी पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, तो अगर हम लेते हैं कि अगर वैल्यूएशन ऑफ द सूट इज़ अप टू 3 lakhs, तो दैट हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर सिविल जज। एंड इफ द वैल्यूएशन ऑफ द सूट इज़ मोर देन 3 lakhs एंड लेस देन 1 CR, then it has to be adjudicated by the ADJ, additional district judge. Now if we talk about commercial courts, so the valuation of the suit should be more than 3 lakhs and up to 1 CR in terms of commercial court act. And if it is an ordinary suit, then the jurisdiction will be accessed up to 2 CR. And if the valuation of the suit is more than 2 CR, then it should be adjudicated by the High Court in the original side. ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि 2 करोड़ से ऊपर का जो केस होगा, सूट है, तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट का होगा, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द दिल्ली। जी। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स और हाई अदर कोर्ट्स? अदर हाई कोर्ट्स में वेरी करता है एज़ पर द स्टेट्स, क्योंकि हर हाई कोर्ट ने और हर एक जो जो भी स्टेट्स हैं उन्होंने अपना-अपना वैल्यूएशन का कर रखा है। जैसे मान लीजिए यूपी में 1 सीआर तक का या 2 सीआर तक का हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती है जुरिडिक्शन जो है। तो वो हर एक हाई कोर्ट के हिसाब से वेरी करता है। ओके,
एज पर देयर हाई कोर्ट रूल्स। ओके, ठीक है। तो अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिविल कोर्ट में मैटर्स जाते हैं, अगर वो 3 लाख से नीचे हैं, और अगर उससे ऊपर है बट लेस देन 2 सीआर है, तो एडीजे की कोर्ट में जाएगा, और अबव दैट 2 सीआर से ऊपर है, तो अगर मैं बोलूँ तो दिल्ली हाई कोर्ट में डायरेक्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली हाई कोर्ट का रहेगा। जी। उससे कम वाले जो मैटर्स हैं वो नीचे से आते हैं, तो हाई कोर्ट का अपील अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मैटर्स में रहेगा। कुछ मैटर्स जो हम देखते हैं वो एसडीएम डिसाइड करते हैं, कुछ सिविल मैटर्स। किस नेचर के सिविल मैटर्स होते हैं जो एसडीएम डिसाइड करते हैं? क्या स्टेट्स में भी इस चीज़ को लेके वेरिएशंस हैं? जी, बिल्कुल। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में क्या है कि मोस्टली जो केसेस हैं वो डीडीए लैंड वगैरह से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं। जैसे मान लीजिए लोगों ने पहले क्या किया कि डीडीए ने कोई लैंड छोड़ दी और वहाँ पे लोगों ने एनक्रोच कर लिया, और नाउ नाउ द कॉलोनीज़ हैव बिल्ट अप, और लोगों ने अपने घर बना लिए, सब कुछ हुआ। अब लेकिन लोगों के पास क्या है, वो पावर ऑफ अटॉर्नीज़ अपना बना के, एक चेन बना के बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएँगे या फ्री होल्ड करने के लिए प्रॉपर्टीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज़ इट इज़ अ रजिस्टर्ड डीडीए लैंड इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, तो वो नहीं कर सकते। ओके, अब हम बात करते हैं अगर यूपी की या अदर स्टेट्स की, तो वहाँ पे क्या है, इसके एसडीएम के पास ब एम्पल पावर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन भी थोड़ा वाइड हो जाता है। कि मान लीजिए एक वहाँ पे क्या है, तहसील बनाई हुई है ग्राम सभाओं के हिसाब से, कि इतने गाँव जो हैं ये इस तहसील के अंडर आएँगे, ये गाँव जो है इस तहसील के अंडर आएँगे। अब तहसील्स में बेसिकली क्या होता है, तहसीलदार बैठता है, नायब तहसीलदार बैठता है एंड एसडीएम बैठता है। हुँ, तो तहसीलदार के पास जो केसेस चलते हैं बेसिकली दैट इज़ रिलेटेड टू म्यूटेशन, पार्टीशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो और मान लीजिए किसी वॉल को लेके कहीं झगड़ा है, किसी भी एरिया को लेके कोई डिस्प्यूट है, तो दैट इज़ टू बी डेल्ट बाय द कोर्ट ऑफ तहसीलदार। इफ समबडी इज़ नॉट सैटिस्फाइड कि ये यहाँ पे तहसीलदार के ऑर्डर से, तो ही कैन अप्रोच एसडीएम कोर्ट। तो एसडीएम फिर उसको डिसाइड करता है। एंड इफ इज़ अगर कोई एसडीएम से भी सैटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नरी बनाई जाती है, तो वो कमिश्नरी को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, कमिश्नरेट। हुँ। उसके बाद? अगर आप एसडीएम के ऑर्डर से सैटिस्फाई नहीं है, तो आप कमिश्नरेट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप कमिश्नरेट के पास की ऑर्डर से भी सैटिस्फाई नहीं है, तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ओके। लाइक हम देखते हैं कि कुछ इनके अलावा भी जैसे कुछ मैटर्स होते हैं, वो एसडीएम डिसाइड करते हैं। हुँ। तो जैसे आपने बताया कि म्यूटेशन हो गया, एग्रीकल्चर लैंड के पार्टीशन से रिलेटेड मैटर हो गया। जो ये मैरिज वैरिज से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, हम देखते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज होती है। तो ये भी क्या एसडीएम के थ्रू होता है, या कुछ और है जी। प्रोसेस है? स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोसेस बेसिकली अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में आपको फर्स्ट डेट पे सबसे पहले एसडीएम के सामने अपीयर होना होता है। उसके बाद 30 डेज़ का एक नोटिस पीरियड होता है जो आपको सर्व करना होता है। हुँ, उसके बाद 30 डेज़ के बाद आपको वापस एसडीएम के सामने अपीयर होना होता है। उस दिन आपकी मैरिज रजिस्टर होती है, देन द सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड बाय द एसडीएम। और जिसको हम बोलते हैं कि भाई हमारी मतलब कोर्ट कोर्ट मैरिज हो गई, मैरिज हो गई, तो कोर्ट मैरिज यही है? यही है। और इन केस आप अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में आपको अपीयर होना पड़ेगा एटलीस्ट एडीएम के पास। वहाँ वहाँ पे पे स्ट्रिक्ट है। वहाँ ज्यूरिडिक्शन एडीएम के पास है। तो वहाँ पहले आप प्रोसेस सेम है। फर्स्ट डेट पे आप अपीयर होंगे एडीएम के सामने, आपके स्टेटमेंट होंगे, देन यू हैव टू सर्व 30 डेज़ नोटिस पीरियड। देन अगेन आफ्टर 30 डेज़ यू हैव टू अपीयर बिफोर द एडीएम, और फिर उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, वो इश्यू होगा। अरे स्पेशल मैरिज एक्ट में जो मैरिजेस होती हैं, तो वो जो कपल्स हैं, वो किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं? बिल्कुल। इंटर रिलीजन जो मैरिजेज़ होती हैं बेसिकली दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज़ अ स्पेशल मैरिज एक्ट। ओके। और नॉर्मल वैसे भी अगर इंटर रिलीजन नहीं है, तो भी वो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं? जी। ओके। तो ये जैसे मान लीजिए फर्स्ट डेट पे जब आप अपीयर होते हैं एसडीएम के सामने। नहीं, नहीं, 1 सेकंड। आपने क्या बोला कि अगर इंटर रिलीजन नहीं है, सेम रिलीजन है, हाँ, तो सेम रिलीजन में तो हिंदू आए हैं, तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होगी फिर तो। ठीक है। ओके। तो अगर हम देखते हैं इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो होती हैं, जो सेकुलर लॉज़ में करानी होती है, तो हम कह सकते हैं बिना कन्वर्जन-वन्वर्जन के वो स्पेशल मैरिज एक्ट बिल्कुल। में होती हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कोई बॉय हिंदू है और गर्ल मुस्लिम है, तो इन दैट केस आपको ना लड़के को कन्वर्ट कराने की ज़रूरत है मुस्लिम में, ना लड़की को हिंदू में कन्वर्ट कराने की ज़रूरत है। इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाई गई है बेसिकली। ओके। और इसमें
जो हम नोटिस पीरियड जो होता है, हम्म, तो उसमें क्या इस जो डिटेल्स होती हैं इसको पब्लिक किया जाता है? नहीं पब्लिक नहीं किया जाता। एक्चुअली क्या है, उसमें एसडीएम ऑफिस के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है। हाँ, हाँ। वहाँ पे उन दोनों के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बाद ये 30 डेज़ का एक नोटिस पीरियड के बाद वो बेसिकली वो होता है कि वो एक नोटिस लगाया जाता है बाहर, कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो विदिन 30 डेज़ वो आके अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, कि इफ दे आर मैरिड और दे हैव मैरिड समबडी एल्स और लाइक दैट। तो वो उस केस में सिर्फ होता है कि 30 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है। ओके, कि बाइगैमी तो नहीं हाँ, कर रहे हैं या कुछ बात और? करें अगर हिंदू और मुस्लिम अगर इंटर रिलीजन मैरिजेज़ की इन यूपी, हुँ, तो यूपी और उत्तराखंड में लॉज़ थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं आजकल, कि उसमें पेरेंट्स के पास जाते हैं वेरिफ़िकेशन के लिए, फिर उसके बाद उनके सिग्नेचर लेते हैं, उनसे सारी चीज़ें लेते हैं। फिर उसके बाद वो 30 डेज़ के बाद तब अगर पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन है, तो उनसे भी पूछेंगे। तो उनसे पहले पेरेंट्स से सिग्नेचर लेते हैं ताकि उन्हें पता हो कि देयर चाइल्ड और वो जो हैं बच्चे जो हैं उनके, वो शादी कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, तो इसी को ही हम बोलते हैं कोर्ट मैरेजेस, जी, जो हम नॉर्मल पैरलेंस में बोल देते हैं कोर्ट मैरिज, बट वो एक्चुअली एसडीएम के एसडीएम ऑफिस से। ऑफिस से होती है। वैसे कोर्ट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अच्छा, एक और होता है कि मान लीजिए किसी की हिंदू मैरिज एक्ट में ही मैरिज हुई, नॉर्मल जैसे सप्तपदी होता है, हुँ, नॉर्मल। तो ये मैरिजेस भी क्या रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है? बिल्कुल मैंडेटरी है और कंपल्सरी भी समझिए आप, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कल को कहीं आपको अब्रॉड जाना हाँ, है एज़ अ कपल, हाँ, तो जब आप वहाँ पे जाएँगे, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे आपके जो मैरिज कार्ड है या मैरिज फ़ोटोग्राफ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए आपको कल को कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट है, आपको फिर अब्रॉड जाना है, तो वहाँ पे फिर जो आपका मैरिज सर्टिफ़िकेट होगा, वो अपोस्टाइल भी होना चाहिए फ्रॉम एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। तो हुँ, एमईए की तरफ से एक स्टैम्प होती है, कलर्ड स्टैम्प, जो उसके सर्टिफ़िकेट के पीछे लगाई जाती है। जिसके बाद आप अगर किसी भी कंट्री में वीज़ा, पासपोर्ट है, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका वो प्रूफ़ है कि आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। उसके बाद वो वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है फिर आपके डॉक्यूमेंट को। ओके। और यही जो हम जो मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसको भी कभी-कभी बोल देते हैं कि ये भी कोर्ट मैरिज है। बिल्कुल, कई बार हमने देखा है कि आर्य समाज में लोग शादियाँ कर लेते हैं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए कि आपने आर्य समाज में शादी की, हुँ, तो जो भी कपल्स होंगे, हुँ, क्योंकि एज़ पर सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है कि अभी भी कोई रीसेंट जजमेंट्स हैं कई सारे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्य समाज की जो सर्टिफ़िकेट होता है, वो सिर्फ़ वैलिड नहीं है एक मैरिज को लीगल बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि दैट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। तो अब क्या है कि आप आर्य समाज में मैरिज करने के बाद, तो जहाँ भी आर्य समाज जिस भी जुरिडिक्शन में है, आप वहाँ के एसडीएम के यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेंगे ऑनलाइन जाके। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पे आपको डेट मिलेगी, आप वहाँ जाएँगे, आपके जो विटनेस होंगे उनके फ़ोटोग्राफ्स होंगे, और जो दोनों कपल होंगे उनके भी फ़ोटोग्राफ्स होते हैं। उसके बाद आपको मैरिज सर्टिफ़िकेट इश्यू किया जाता है। ओके। और कई लोग नॉर्मल पैरेलल्स में ये भी बोल देते हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ कोर्ट कोर्ट, शॉर्ट ऑफ कोर्ट मैरिज। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, ख़ैर हम सिविल लॉज़ को ही डिस्कस करते हैं। जब हम सूट फाइल करते हैं, तो ऑफ़ कोर्स सी बात है, जो प्लेंटिफ होते हैं, वो किसी चीज़ को क्लेम कर रहे होते हैं और जो डिफेंडेंट होते हैं, वो उस चीज़ को डिनाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो कोर्ट्स क्या प्रोसेस रहता है कि कोर्ट फिर डिसाइड करता है फाइनली कि कौन-सी पार्टी है, जो क्लेम कर रही है वो सही है या जो डिफेंडेंट बोल रहे हैं वो सही है? बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप प्लेंट फाइल करते हैं, हुँ, किसी भी कोर्ट में, तो जब आप प्लेंट फाइल करते हैं उसके बाद जज जो है सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी प्लेंट में देखता है सबसे पहले। एक आपका पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, एक आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, और तीसरा कॉज़ ऑफ एक्शन, और चौथा जो होता है वो होती है आपकी प्रेयर, कि आपने जो प्रेयर माँगी है वो सही है या नहीं है। हुँ, तो अगर जज को लगता है कि इसमें प्रेयर में या सूट में या प्लेंट जो आपने फाइल की है, इसमें किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो ही विल आस्क यू टू मेड सम चेंजेस और अमेंड द प्लेंट। अगर जज सैटिस्फाई है कि प्लेंट ठीक है, तो उसके बाद जज क्या करता है फिर, नोटिस इश्यू कर देता है कि नोटिस थ्रू ऑल परमिसिबल मोड। आजकल व्हाट्सएप और ईमेल को भी जो है वैलिड प्रूफ सर्विस माना गया है एज पर द दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स। तो होता क्या है, उसके बाद समन्स इश्यू होते हैं, फिर समन्स आप दस्ती ले जाना चाहते हैं, दस्ती मोड से भी ले जा सकते हैं, और
स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। और लेकिन होता क्या है कि उसमें जब आप ईमेल या व्हाट्सएप करते हैं तो आपको बाद में कोड कहता है कि मान लीजिए किसी ने स्पीड पोस्ट से भेजा और वो वापस आ गया, हम्म, या किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा, तो फिर आप क्या है कि उसमें व्हाट्सएप और ईमेल की सर्विस पे अगर आप रिलाई करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे सर्विस एफिडेविट देना होता है कि मैंने इस एड्रेस पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे और इस पे वो किया है, सर्व किया है, और ये यही उसका ईमेल है, यही उसका व्हाट्सएप है, और उसने सीन भी किया है। उसके बाद कोर्ट उसको वैलिड सर्विस मानता है। फिर अगर अगर मान लीजिए डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है, तो डिफेंडेंट सबसे पहले आएगा और विदिन 30 डेज जो है डिफेंडेंट को अपना डब्ल्यूएस मतलब जवाब दाखिल करना होता है, रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है। उसके 30 दिन के बाद जब वो डब्ल्यूएस अपना फाइल करेगा विदिन 30 डेज, उसके बाद प्लेंटिफ अगर चाहता है तो वो रेप्लिकेशन फाइल कर सकता है, और नहीं करना चाहता तो वो मना भी कर देगा। अच्छा, रिटन स्टेटमेंट जो फाइल किया डिफेंडेंट ने, जी, अगर उसके रिस्पॉन्स में बिल्कुल। प्लेंटिफ कुछ कहना चाहता है तो वो रेप्लिकेशन, फर्दर अगर कुछ कहना चाहता है तो वो रेप्लिकेशन फाइल करेगा, और और नहीं नहीं कर करना रहा है तो तो अगर उसको लगता है कि मैंने तो सारी बात प्लेंट में कह, जो सबसे पहले मैंने जो प्लान फाइल किया था उसी में सारा कुछ हाँ, मैंने बता दिया है। अगर उसको डब्ल्यूएस में कोई ऐसी चीज़ लगती है जिसको उसको रिवर्ट करना ज़रूरी है, तो वो रेप्लिकेशन फाइल करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ओके। उसके बाद क्या होता है, फिर बारी आती है आपका फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ की, अगला स्टेप जो है। हम्म, तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ क्या है कि बेसिकली जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो कॉम्पनसेशन है या कुछ भी माँग रहे हैं, तो वो ऐसा क्या है जो पॉइंट्स हैं मेन, जिनको एडजुडिकेट करना है एक जज को, तो वो जज उन पॉइंट्स को लिखवाएगा, उनको हम बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। तो जो इश्यूज़ फ्रेम होंगे बेसिकली उसको वही एडजुडिकेट करने हैं कि मान लीजिए कि वेदर ही इज एंटाइटल्ड फॉर दिस द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, वेदर ही इज एंटाइटल्ड फॉर रिकवरी ऑफ एन अमाउंट ऑफ सो एंड सो अमाउंट विद सो एंड सो इंटरेस्ट। तो ये चीज़ जज इस फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में करवाता है। उसके बाद मान लीजिए कि किसी ने बोला कि ये टाइटल मेरा है हम्म, और उसके अगेंस्ट में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करे। मान लीजिए दूसरी पार्टी ने बोला कि ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स ही गलत है। एक इशू ये भी बन सकता है कि क्या डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड है या नहीं। बिल्कुल, तो ऐसे ना, बिल्कुल, यही सही। फिर दूसरी चीज़, मान लीजिए कोई कह रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जिनसे वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी, मान लीजिए वो आयर हैं किसी हम्म, के, ठीक है? और वो इस वजह से उन्होंने प्लान फाइल किया है। सामने वाला ये भी डिस्प्यूट कर सकता है कि तुम आयर हो या नहीं हो, बिल्कुल, उनके सक्सेसर हो या नहीं हो। तो ये वाले जो इश्यूज़ हो गए कि एक एक पर्सन बोल रहा है कि ऐसा है, दूसरा उसको डिनाई कर रहा है। बिल्कुल। तो एग्रीमेंट्स यहाँ और पे डिसएग्रीमेंट्स, हाँ, उसी पे इश्यूज़ फ्रेम बिल्कुल, हुए। वो दोनों के ठीक है। कंबाइंड जो प्लेन्ट से और डब्ल्यूएस से मिलके जो जो भी पॉइंट्स होंगे वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में डाले जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एविडेंस की, कि एविडेंस क्या शुरू होगा। तो सबसे पहले आता है हमारा प्लेंटिफ एविडेंस। हुँ, तो प्लेंटिफ एविडेंस में क्या होता है कि अगर अब बाय वे ऑफ एफिडेविट होता है कि अगर आप एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, प्लेंटिफ के जो एडवोकेट काउंसिल होंगे वो प्लेंटिफ की तरफ से एक एविडेंस एफिडेविट फाइल करेंगे, जो उसके द्वारा साइन होगा प्लेंटिफ की तरफ से। हुँ, उस प्लेंटिफ एविडेंस जो एफिडेविट होगा, उस पे डिफेंडेंट के जो काउंसिल होंगे वो फिर क्रॉस एग्जामिन करेंगे प्लेंटिफ को। हुँ, हुँ, तो प्लेंटिफ का जब क्रॉस एग्जामिन हो जाएगा, फिर उसके बाद आता है डी का नंबर, डिफेंडेंट एविडेंस का। अब डी आप कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते, ठीक है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द डिफेंडेंट। तो अगर डिफेंडेंट नहीं करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधे मैटर फिक्स कर दिया जाता है फाइनल आर्गुमेंट्स पे। ओके। और फाइनल आर्गुमेंट्स होने के बाद फिर मैटर को सुनने के बाद फिर जो है डिग्री पास करता है कोर्ट। अच्छा, मान लीजिए मेरे फ़ेवर में डिक्री पास हो गई, बिल्कुल। मैं डिक्री होल्डर हूँ या प्लेंटिफ ही जो था वो डिक्री होल्डर है। तो अब ये एग्ज़ीक्यूशन के लिए भी एप्लीकेशन अलग से लगानी पड़ती है? जी, और तो ये एग्ज़ीक्यूशन क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन कैसे लगाते हैं? कि तो एग्जीक्यूशन क्या है कि मान लीजिए आपने सर्टेन अमाउंट के लिए कोई रिकवरी सूट फाइल किया था और हुँ, आपके फेवर में डिग्री आ जाती है, सपोज 18% और वट एवर इट इज, और उसके लिए अब आपको उसको एग्जीक्यूट कराना है डिग्री को। तो आप क्या करेंगे, उस डिग्री को सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे, और उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए एक पिटीशन जाती है, एग्जीक्यूशन पिटीशन। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने कोई सूट फ़ाइल किया था और सूट फॉर रिकवरी था। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया मेरे फ़ेवर में कि ठीक है, आपका 2 सीआर का वैलिड क्लेम है। ठीक है, अलोंग आपने विद इंटरेस्ट। हाँ, ठीक है, अलोंग विद इंटरेस्ट, ठीक है, वो सब हो गया उसमें। तो अब ये जो डिफेंडेंट को पे करना है, वो कैसे पे करेंगे या
क्या होगा उसके लिए हम एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो पीरियड होगा हम्म, वो काउंट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जिस दिन से सूट फाइल हुआ है हम्म, उस दिन से, और जिस दिन तक डिग्री पास हुई है उस दिन तक का उसे इंटरेस्ट पे करना होगा उस पे। जब एग्जीक्यूशन पिटीशन हम कोर्ट में फाइल करेंगे तो वहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो वहाँ पे हो जाएगा जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट में डिग्री पास हुई है, और जिसके फेवर में हुई है वो हो जाएगा डिग्री होल्डर। तो जेडी के लिए फिर वहाँ से नोटिस इशू होते हैं सबसे पहले। अगर जजमेंट डेटर अपीयर होता है कोर्ट में तो ठीक है। अगर वो रेड इफ ही इज रेडी एंड सेटल द अमाउंट के मैं इफ कि मैं अमाउंट देने के लिए रेडी हूँ, और वो मान लीजिए नहीं आता है और अमाउंट पे नहीं करता है, तो फिर वारंट ऑफ अटैचमेंट की एक एप्लीकेशन लगाई जाती है जो डिग्री होल्डर के काउंसिल फाइल करेंगे। तो अटैचमेंट की जब एप्लीकेशन लगेगी तो उसके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, जो भी एसेट्स हैं, उनको अटैच करेगा कोर्ट, और फिर वहाँ से वो पैसा रिकवर किया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से। अगर मान लीजिए उसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है, और इफ़ यू प्रोसीड फर्दर, तो कोर्ट क्या कहेगा कि फिर उसके बाद आप लगा सकते हो वारंट ऑफ अरेस्ट की एप्लीकेशन, जो जिसे कहते हैं हम सिविल इम्प्रिजनमेंट, जिसमें होती है विच इज़ नॉट मोर देन 30 डेज। तो 30 डेज की सिविल इम्प्रिजनमेंट, लेकिन उसके लिए प्लेंटिफ को पे करना होता है 30 डेज, जब तक वो सिविल इम्प्रिजनमेंट में रहेगा जजमेंट डेटर। ओके। तो एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ पे? एग्जीक्यूशन में अगर मान लीजिए उसका कोई बैंक अकाउंट्स है जिसकी डिटेल्स आपके पास है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको कोर्ट अटैच करेगा, फिर उसकी ऑक्शन करेगा, उससे जो अमाउंट आएगा उससे डिग्री होल्डर का पैसा दिया जाएगा। ओके, मतलब ये सारी चीज़ें तब होंगी अगर वो जो जजमेंट डेटर है, ठीक है, तो वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जो डिग्री पास हुई है बिल्कुल, उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। कंप्लाई नहीं करेगी। और अगर कंप्लाई कर देते हैं तो फिर तो कोई इशू फिर नहीं। कोई इशू नहीं, फिर वो खत्म हो जाएगी एग्जीक्यूशन, वहीं डिस्पोज ऑफ कर देंगे उसको। अच्छा, उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। कितना टाइम लग जाता है अगर हम बात करते हैं रिकवरी सूट है दिल्ली में डिसाइड होने में? देखिए सुशांत बिकॉज जी, अगर हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर, कि दिल्ली के अंदर बेसिकली क्या है कि सबसे ज़्यादा जो सूट्स फाइल होते थे वो क्या है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते थे। उनके लिए गवर्नमेंट ने बनाया कमर्शियल कोर्ट एक्ट, और कमर्शियल कोर्ट एक्ट का जो इन्होंने टाइम लिमिट रखी वो रखी कि एक सूट को हम जो है मैक्सिमम 2 साल में डिसाइड कर देंगे, मैक्सिमम 2 ईयर्स। अब हालांकि दो प्रैक्टिकली तो नहीं है पॉसिबल कि 2 साल में हो जाए, क्योंकि कई बार होता है कि मान लीजिए जजेस लीव पे हैं या कुछ है, या मान लीजिए स्ट्राइक हो गई, या किसी दिन हॉलीडे डिक्लेयर हो गई, तो कई बार ऐसा भी होता है, तो 2 साल तो नहीं होता। लेकिन कई बार हो भी जाता है कि 2 से 3 साल में कई जजेस मैंने देखा है। आई हैव पर्सनली रिप्रेजेंटेड ए क्लाइंट जिसमें हुआ था कि 2 साल में वो जो है सूट डिसाइड हो गया था, क्योंकि वो हर महीने की डेट लगा रहे थे। अब बेसिकली अगर आप ऑर्डिनरी सूट की बात करें तो ऑर्डिनरी सूट में तो देखिए कम से कम दिल्ली के अंदर मिनिमम मान के चलिए 5 to 6 ईयर्स लग जाते हैं, और मैक्सिमम 10, 12, 15। बहुत सारी कोर्ट्स में सूट्स ऐसे भी हैं जिन्हें 15-15 साल हो गए, वो आज भी चल रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो इसीलिए कमर्शियल कोड बनाया गया है कि ताकि जो बिजनेस एंटिटीज के बीच में जो डिस्प्यूट है वो जल्दी से जल्दी सेटल हो सके और पेंडेंसी भी कम हो सके। अच्छा, जैसे सूट्स की बात करते हैं तो पार्टीशन सूट होता है, तो पार्टीशन सूट भी जो होता है तो वो कहाँ पे फाइल करेंगे? तो सूट जो है एक सिविल प्रोसेस है। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टियों के बीच में किसी चीज़ को लेके लीगल डिस्प्यूट होता है, तो उसको उनके राइट्स को एडजुडिकेट करने के लिए ये सूट फाइल किया जाता है, जो शुरू होता है हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट से लेके और ख़त्म होता है हमारा डिग्री पे। हमने सुना है कि कई बार ये भी सुना है कि अगर एक मैटर एक बार डिसाइड हो गया तो उससे रिलेटेड कॉज ऑफ एक्शन पे फिर से कोर्ट कुछ भी नहीं सुनेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो पार्टीज ने आपस में उनका कुछ डिस्प्यूट हुआ, एक ने सूट फाइल किया, एक ने प्लान फाइल किया, और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। बाद में तीसरा बंदा आके कहता है कि नहीं मेरा भी क्लेम है, तो ये चीज़ कोर्ट एंटरटेन करता है फिर? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं रेस जुडिकाटा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा कहाँ अप्लाई होता है? रेस जुडिकेटा। बिल्कुल, ओके। रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है कि मान लीजिए रेस जुडिकाटा का पहले हम समझते हैं कि मतलब क्या है। रेस जुडिकाटा का मतलब है कि व्हेन ए सब्जेक्ट मैटर इज डिसाइडेड हम्म। बाय द जज, बाई तो कॉम्पिटेंट कोर्ट, हाँ। बाय और एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो जब एक सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद
उसी सब्जेक्ट मैटर को लेके कोई भी दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते, ना वो सब्जेक्ट मैटर दोबारा कोई डिसाइड कर सकता। सो दैट इज बेसिकली द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। इफ अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या कुछ भी है, अगर पार्टी बनना चाहता है, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सेड सूट, अगर कोई पार्टी बनना चाहता है कि मेरा इसमें लीगल राइट यहाँ बनता है या मैं मेरा ये लोकस है, तो वो उसमें पार्टी बन सकता है बाई अप्लाइंग और बाई फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ सीपीसी। ओके तो वो इसमें नेसेसरी पार्टी बन सकता है बाई इम्प्लीडमेंट ऑफ बाई फाइलिंग अमेंडेड मेमो पार्टीज और बाई इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन। ओके। तो मान लीजिए उन्हें पता ही नहीं चलता है कि ऐसा कोई डिस्प्यूट भी चल रहा है, दो पार्टीज कर रही हैं। मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, मेरा भी क्लेम है उसमें। अब मुझे पता ही नहीं है कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके दो लोग ऑलरेडी मतलब दो लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ। बिल्कुल। दे माइट बी डूइंग इन कॉल्यूजन, ओके। ठीक है, वहां पर उस प्रॉपर्टी में मेरा भी क्लेम है, और फिर मुझे पता चलता है कि उस पर तो डिक्री हो गई। सो जब उन्हें पता चलेगा कि इसमें डिग्री हो चुकी है, हम्म, तो बेसिकली दे कैन नॉट फाइल अनदर सूट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम कॉज ऑफ एक्शन। हम्म। वो क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि दे आर अफेक्टेड बाय द सेड जजमेंट, तो वो उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। मैं वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे सुना नहीं गया है या हम इसमें नेसेसरी पार्टी होने चाहिए थे और हमारी एब्सेंस में ये ऑर्डर पास हुआ है। तो दे कैन चैलेंज इट थ्रू अ अपील, बट दे कैन नॉट फाइल अ सेपरेट सूट ऑन द सेम इश्यू ओके। एंड सेम कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड बाय एनी अदर जज। अच्छा, नेसेसरी पार्टी क्या होते हैं? नेसेसरी पार्टी मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, हम्म, किसी प्रॉपर्टी में 2 शेयर होल्डर हैं, 2 लोगों के नाम पे वो प्रॉपर्टी है। हम्म, अभी एक बंदे ने क्या करा, अपना उठा के शेयर बेच दिया, हम्म, ठीक है? और उसने दिखा दिया कि मैं इसका मालिक हूँ हम्म। और उसने पूरी प्रॉपर्टी का सेल डीड कर दिया, कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो गया या कोई भी डिस्प्यूट होता है। तो वहाँ पे क्या है कि दूसरा बंदा जो है वो नेसेसरी पार्टी है उसका, क्योंकि वो भी शेयर होल्डर है उस प्रॉपर्टी की 50% शेयर होल्डिंग में। तो वो वहाँ पे वो भी चाहे तो वो इम्प्लीड कर सकता है खुद को कि मैं भी एक नेसेसरी पार्टी हूँ, तो मुझे भी सुना जाना चाहिए। ही ऑल्सो हैज़ द राइट कि वो भी अपना पक्ष रखे वहाँ पे उस सूट के अंदर, और ताकि फिर जज उसके बेसिस पे ही अपना डिसीजन दे। ओके, तो वो नेसेसरी पार्टी हैं और उनका होना ज़रूरी है सूट डिसाइड करने के लिए। ओके। एडवर्स पोजीशन क्या होता है? हम सुनते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो वहाँ पर 12 या 12 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी उन्हीं की हो जाती है। क्या ऐसा होता है? कि देखिए सिविल केस में क्या होता है कि सिविल केस के हिसाब से अगर इसे देखा जाए, तो 12 साल का जो है लिमिटेशन पीरियड होता है अगर आपकी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हुँ, तो अगर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप 12 या उससे ज़्यादा साल से रह रहे हैं, तो आपका लीगल राइट है कि अगर आपको लगता है कि आपकी किसी प्रॉपर्टी को किसी ने एनक्रोच कर रखा है या कुछ भी है, तो आप उन 12 साल के अंदर उस पे अपना राइट के लिए अपना दावा कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं इसका लीगल ओनर हूँ। लेकिन अगर आप 12 साल तक उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेते हैं और जो उसके पोज़ेशन में जो बंदा है, अगर वो 12 साल तक ये एस्टेब्लिश कर देता है कि इन 12 सालों में मेरे पे कोई लीगल एक्शन मैंने आज तक कोई फेस नहीं किया है और मैं इसकी पीसफुल पोज़ीशन में रह रहा हूँ, और मैंने जो उस 12 साल के दौरान जितने समय वो रहा है, उनके वो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या कोई भी रिसीप्ट्स या हाउस टैक्स रिसीप्ट है या मेंटेनेंस की कोई रिसीप्ट्स है, वो ये कोर्ट में दिखा देता है कि ये मैं ऐसे-ऐसे इतने टाइम तक पीसफुली रहा हूँ और मैं इसका टेक ओवर कर रहा हूँ और मैंने कोई लीगल प्रोसीडिंग आज तक फेस नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू द टाइटल ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो उस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे आता है और उस केस में वो एडवर्स पोजीशन से फिर मालिक बन जाता है उसका। अच्छा। तो मतलब ये है कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, किसी ने उस पे किसी के पोज़ेशन में है एंड दैट इज़ एडवर्स टू मी, तो मेरे पास 12 साल का समय है, अगर मैं उसमें रेमेडी लेने जाता हूँ तो कोर्ट एंटरटेन करेगा। बिल्कुल, उसके बाद गया तो फिर कोर्ट नहीं एंटरटेन करेगा, बिल्कुल, तो वो प्रॉपर्टी सामने वाले की हो जाएगी। बिल्कुल। ओके। तो ये क्या सिर्फ़ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में है या बाकी भी रिकवरी के केसेस में भी ऐसा ही होता है? नहीं, अगर हम रिकवरी के केसेस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो लिमिटेशन है, हुँ, वो 3 साल की होती है। ओके। हाँ, मान तो लीजिए मेरा कोई 20 लाख लेके मतलब अब वापस नहीं दे रहा है, बिल्कुल, तो इसमें तो आप कैसे? विदिन 3 इयर्स आप रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। ओके।
जिस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, वो कॉज ऑफ एक्शन का जो पैरा होता है, जब आप प्लेंट फाइल करते हैं, तो उसमें कॉज ऑफ एक्शन आपको शो करना पड़ता है कि कंटिन्यूअस कॉज ऑफ एक्शन है, कि यहाँ से हमारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है और इस डेट को वो पैसा लेके चला जाता है। और यहाँ पे मेरी लास्ट कम्युनिकेशन उसके साथ ये थी कि मान लीजिए मैंने अभी 2 महीने पहले उसके साथ लास्ट कम्युनिकेशन थी, पैसा मैंने माँगा या मैंने कोई भी लीगल नोटिस भेजा उसको रिकवरी के लिए, तो उस दिन तक सिर्फ़ वहाँ से कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है कि ला जो आपकी लास्ट कम्युनिकेशन उसके साथ होगी या जो लास्ट ट्रांज़ैक्शन कोई होगी उसके साथ कि आपने पैसा ट्रांसफ़र करा, उसको दिया अकाउंट में, तो फिर उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन काउंट होगा आपका। ओके। तो विदिन 3 ईयर जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज़ हो रहा है, तो मुझे कोर्ट को अप्रोच करना है बिल्कुल, और विदिन उसके 3 बाद ईयर्स। अगर करता हूँ तो कोर्ट इज़ नॉट गोइंग टू एंटरटेन बिल्कुल, दैट प्लांट और सूट व्हाटएवर। बिल्कुल। ओके। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोर्ट भी चाहता है कि अगर आपका कोई भी आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है या मान लीजिए कोई आपका पैसा लेके भाग गया, तो आप एटलीस्ट 3 इयर्स के अंदर आप उसको जो है उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करें। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल या 12 साल बाद उठ के कहते हैं कि जी, भई ये मेरा पैसा लेके चला गया। तो उससे क्या होगा कि पेंडेंसी ऑफ केसेज़ जो है वो कोर्ट जो है काफ़ी बढ़ जाएँगी, क्योंकि ऐसे तो कोई भी 10 साल बाद आके सूट फाइल कर देगा और कहेगा कि जी, मेरा पैसा लेके चला गया। तो यू हैव एम्पल टाइम ऑफ 3 इयर्स कि आप उसके बीच में अपना केस फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं फॉर रिकवरी ऑफ द सर्टेन अमाउंट। और अगर यही चीज़ इमूवेबल का होगा तो वो 12 साल का टाइम है। बिल्कुल, मतलब ये इस वजह से है कि मतलब कोई ऐसा ना करे कि मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट हुआ, उनको बिल पता भी है और वो 40 साल बाद, 30 साल बाद जाके बोल रहे हैं कि मेरे को तो अब रेमेडी या चाहिए। एंड दैट इज़ अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट कि वो सिर्फ़ एक डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए वो 40 साल या 50 साल बाद कहते हैं कि हमारे दादा के टाइम पे हो गया, फादर के टाइम पे हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 40 साल बाद उठ के कहते हो कि जी, हमारे साथ ऐसे हो गया। और फिर तो वो हमेशा वही होता रहेगा कि डिस्प्यूट कभी खत्म ही नहीं बिल्कुल, होगा। फिर तो वो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो। तो इसीलिए लिमिटेशन लॉ लाया गया है कि भाई अगर आपको रेमेडी चाहिए, आपके साथ कुछ गलत होता है, दैट मीन कॉज़ ऑफ एक्शन अराइज़ होता है, बिल तो एक विदिन टाइम पीरियड, रीज़नेबल टाइम पीरियड आप जाके कोर्ट में बिल्कुल, कोर्ट जाइए और वहाँ से अपनी जो भी आपकी रेमेडीज़ हैं, वो लीजिए। ठीक है। बिल्कुल। लैंड ग्रैबिंग क्यों होती है, कैसे होती है और क्या कारण हैं, फैक्टर्स होते हैं, जो लैंड ग्रैबर्स के लिए फ़ेवरेबल हो जाते हैं? देखिए, लैंड ग्रैबिंग और जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं, जो भूमाफिया होते हैं, उनका सबसे पहला टारगेट होती है वो प्रॉपर्टियाँ जिनके टाइटल्स डिस्प्यूटेड है, या फिर मान लीजिए अगर आप कई स्टेट्स में बात करते हैं तो गवर्नमेंट लीज़ पे अपनी लैंड देती है, जिसे पट्टा बोलते हैं। तो उनको इन लोगों के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है उसको अधिकारियों के या किसी भी लोगों के, रेवेन्यू वाले लोगों के साथ मिलके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलके इन प्रॉपर्टीज़ को एनक्रोच करना। क्योंकि मान लीजिए अब लोकल लेवल पे पटवारी हैं या वो हैं जो रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं, उनको सारी चीज़ें पता होती है कि किस प्रॉपर्टी में कहाँ क्या डिस्प्यूट है और क्या चल रहा है। तो वो लोग क्या है, वो इन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, इन लोगों को सारा डेटा देते हैं कि ऐसे-ऐसे आप अगर चाहते हो तो इस प्रॉपर्टी को वो कर सकते हो। तो उसके हिसाब से फिर ये क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं और फिर ये पुलिस को या किसी उनको डिपार्टमेंट को एज़ अ टूल यूज़ करते हैं टू एनक्रोच एनी लैंड। फिर उसके बाद क्या है कि मान लीजिए इनको पता है कि 2 भाइयों के बीच में आपस में झगड़ा है, तो एक से प्रॉपर्टी लिखवा ली और फिर एक तो मजबूर हो ही जाएगा कि कल को ये हमें देगा ही देगा, अगर नहीं देगा तो उसकी प्रॉपर्टी पे भी ये कब्ज़ा कर लेते हैं बाय फ़ोर्स। बाय फ़ोर्स करते हैं। बिल्कुल। ओके। तो मान लीजिए अगर मेरे को मेरी प्रॉपर्टी से कोई बाय फ़ोर्स हटा देता है, तो मेरे हुँ, पास क्या रेमेडी है? तो आपके पास रेमेडी है, फिर आप उसके लिए क पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई हटा देता है तो। और सिविल रेमेडी क्या होगी? सिविल रेमेडी ये होगा कि फिर आप पोजेशन सूट फाइल करेंगे, सूट फॉर पोजेशन। और वे हाँ, ओके। तो कि पोजेसन सूट फाइल, लेकिन अगर आप पोजेसन सूट फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपको पोजेशन में होना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर परमानेंट इंजंक्शन माँगते हैं कि इस प्रॉपर्टी में से इसको परमानेंटली इंजेक्ट कर दिया जाए, कि रिस्ट्रेन कर दिया जाए किसी को भी, सामने वाले को, तो उसके लिए पहले आपको पोजेशन में होना ज़रूरी है। नहीं, तो मान लीजिए मुझे तो प्रॉपर्टी से हटा दिया गया है ना, हुँ, तो फिर तो मैं तो पोज़ेशन में हूँ ही नहीं। तो पोजेशन में ही ना, लेकिन आप कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में तो हो। ओके। फ़ोर्सफुली मुझे हाँ, हटाया बिल्कुल बट फ़ोर्सफुली हटाया गया, हाँ, आई वाज़ इन एक्चुअल पोज़ेशन अर्लियर। बिल्कुल, हाँ, तो मैं जाके पोज़ेशन सूट फाइल कर दूँगा। बिल्कुल। ओके। तो ये उसके बाद क्या होगा मान लीजिए पोज़ेशन सूट फाइल करता हूँ और कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ, मुझे फ़ोर्सफुली निकाला गया है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा? तो अगर मान लीजिए आपके जो टाइटल है या फिर जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके फ़ेवर में है, तो कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। उसमें भी आपका ये एक इश्यू बनाया जाएगा कि आपके टाइटल है या नहीं, और सामने वाले का भी देखा जाएगा कि उसके पास
ओनरशिप के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर उसके पास कोई ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स नहीं है और मान लीजिए कोर्ट को ये लगता है, तो कोर्ट जो है कई बार प्रिलिमिनरी डिग्री भी पास कर देता है, अगर कोर्ट को लगता है तो। ओके, प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर देगा मेरे फेवर में, बिल्कुल। अगर मेरे को फोर्सफुली हटाया। हाँ, अगर उसके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो। ओके, तो लैंड ग्रैबर्स के केस में क्यों कोर्ट उतना एक्ट नहीं कर पाता है? क्या लोग पहुंचते नहीं है कोर्ट के पास, या कुछ और इश्यूज है? देखिए, अगर हम सिविल केसेस की बात करें तो देश में इस समय पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है केसेस की, और लोगों को लगता है वो कि सिविल केस मान लीजिए अगर हम फाइल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कि इट टुक ईयर्स टू डिसाइड अ केस। तो हम्म, लोग ऑलरेडी पता है, और कई लोग आजकल देखते भी हैं कि 10 साल हो गए किसी के केस को, किसी को 15 साल हो गए। तो लोग कई कोर्ट जाने से बचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी लैंड ग्रैबर ने किसी की प्रॉपर्टी में एनक्रोच कर लिया, तो वो क्या सोचेगा कि अब ये 10-12 साल इससे केस लड़ूँगा, इससे अच्छा है इसको जितने जो पैसे मिल रहे हैं, उस पैसे में इससे प्रॉपर्टी दे के इसको सेटल कर लूँ। ओके। तो कई बार ये भी होता है। या फिर वो कभी पुलिस को भी टूल यूज़ करते हैं कि कोई फर्जी केस लगा दिया किसी के किसान के ऊपर या कुछ लगा दिया, और ताकि वो मजबूरी में आके फिर ज़मीन बेचने पे मजबूर हो जाए। वो भी सस्ते दामों में, जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है वो उसे कभी नहीं मिल पाती। ओके, और अब मान लीजिए केस ही नहीं करते हैं, फिर तो 12 साल बाद एडवर्स पोजीशन में उस लैंड ग्रैबर के पास चला ही जाएगा, हमने बिल्कुल, बात करी वो। बिल्कुल, बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि जो पेंडेंसी है इतनी ज़्यादा, और टाइमली रेमेडी नहीं मिल पाना, ये भी एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है लैंड ग्रैबर्स के लिए, और दोज हु आर हैविंग मोर पावर। तो ऐसा ही केस है रामपुर का, जो उस टाइम पे कैबिनेट मंत्री थे, वो जो उस समय की सरकार में, मिस्टर आजम खान। तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी रामपुर में, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। हम्म, तो जब वो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी तो उस टाइम पे उस जमी वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कई किसानों को प्रेशराइज़ किया गया लैंड देने के लिए। लेकिन जो जिन लोगों ने लैंड नहीं दी, तो उन्होंने फिर एज़ अ पुलिस वालों के साथ मिलके उन लोगों पे फर्जी मुकदमे लगवाए गए, उन लोगों को मजबूर किया गया वो ज़मीन उनके यूनिवर्सिटी के नाम करने के लिए। और ये इसकी अगर आप देखेंगे तो इसकी कई सारी न्यूज़ में है, ये आर्टिकल्स हैं काफ़ी सारे। और इसमें फिर बाद में जाके जब गवर्नमेंट चेंज हुई, तो उसके बाद इसमें 27 बैक टू बैक एफआईआर्स फाइल हुई उन किसानों के उसके आधार पे, उनके बयानों के उनके अगेंस्ट। और उसका जो मेन गेट था वो भी इल्लीगली बनाया हुआ था, जो यूनिवर्सिटी का गेट था, वो भी बाद में तोड़ा गया। डिमोलिश किया बिल्कुल, गया। ओके, तो यही चीज़ है कि हम जब देखते हैं कि एक तो टीडियस प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, इसी वजह से लोग मतलब लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ या लैंड माफियाज जो होते हैं उनके खिलाफ बिल्कुल। मतलब कोर्ट जाना नहीं प्रेफर करते। बिकॉज़ दे नो कि दे आर मोर पावरफुल देन हिम। तो उन्हें ये भी पता है कि ये लोग पावरफुल हैं और ये लोग कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं इज़िली लॉ को, पुलिस को, किसी भी डिपार्टमेंट को। तो वो लोग, उन्हें पता है कि ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगे, तो इसीलिए लोग जाने से बचते भी हैं। और लोग अपनी पर्सनल सेफ्टी को, अपनी फैमिलीज़ की सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, और अगर यही फिर इनके लिए वही हो जाता है कि एडवर्स पोजीशन, कि बिल्कुल। 12 साल फिर ये रह लेते हैं, हुँ, तो उसके बाद तो फिर ये उसके खुद बाद ही ये ओनर हो ही जाते हैं। ऑनर हो जाते हैं। अच्छा, एक मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो प्रॉपर्टी मैं परचेज कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, देयर इज़ नो डिस्प्यूट ओवर दैट प्रॉपर्टी, जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ वही उसका एक्चुअल ओनर है? बिकॉज हमने देखा है कई बार फ्रॉड के केसेस होते हैं। बिल्कुल, मान लीजिए मैंने प्रेटेंड किया किसी को कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और मैंने सोल्ड सोल्ड कर दी प्रॉपर्टी, बट प्रॉपर्टी तो मेरी है ही नहीं है, तो सामने वाले को तो कुछ मिलेगा नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? तो देखिए, इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने वाले हैं, हम्म, तो उससे सबसे पहले उसकी रजिस्टर्ड सेल डीड माँगिए। हम्म, ठीक है? सिर्फ़ वही नहीं कि जो ओनर है, जो आपको प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करना चाह रहा है, हम्म, सिर्फ़ उसकी सेल डीड नहीं, उससे पहले की भी उससे चेन माँगिए। और ओके, फिर वहाँ जाके जो कंसर्न रजिस्ट्रार है, वहाँ पे जाके उसकी चेन चेक करिए कि वो प्रॉपर्टी कहीं किसी डिस्प्यूट में तो नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट होगा, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कोई सूट फाइल हो गया या कहीं से कोई प्रॉपर्टी स्टे हो गई कि आप इसको सोल्ड आउट नहीं कर सकते, वो फिर भी उसे सोल्ड, तो वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रार के यहाँ पे एक आरटीआई लगा सकते हैं। और आरटीआई के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे कहीं कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, या कहीं से कोई इस प्रॉपर्टी पे किसी कोर्ट से कोई स्टे तो नहीं है। ओके, तो वो आरटीआई लगा के आप उस कंसर्न सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे वहाँ से आप पता कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम बात करते हैं ना कि हमने जो रजिस्टर्ड सेल डीड है वो न सिर्फ ट्रांसफरर की देखनी है, बल्कि जो ट्रांसफरर को मतलब जो
जो सेलर है, जिससे उसने ली है। हाँ जी, जो ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, तो उन्होंने जिससे परचेज करी है उनके भी हमें सील डीड देखनी है, बिल्कुल। जिससे हमें चेन का पता चल पाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो फोर्ज कर सकता है। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि लोग एक्चुअली कि जिससे कि मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की हैम्पर्ड ना हो, तो कई बार क्या है कि वो लोग दिखाते नहीं हैं। हम्म, जैसे रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस अ केस इन करकड़डूमा कोर्ट, कि वहाँ पे क्या हुआ कि उस जो ब्रोकर था उसको भी पता था, जो बंदा परचेज़ कर रहा था उसको भी पता था कि इस प्रॉपर्टी पे एक सूट चल रहा है। हम्म, अब उसके बाद क्या होता है, बिल्डर फ्रेम में आता है, बिल्डर ने उस प्रॉपर्टी को परचेज़ किया, बिल्डर ने वहाँ पे फ्लैट्स बनाए और वो सारे फ्लैट्स फ्लोर वाइज़ सबको बेच दिए, बिल्डर फ्लोर्स जो है। अब जो फर्स्ट फ्लोर पे जो फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर, वो उसने जिस बंदे को बेचा, उसको ये बात पहले से पता थी कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट करकरडूमा कोर्ट में पेंडिंग है। उसने एट द टाइम ऑफ सेल डीड उसने उसको मना कर दिया, सेलर को, कि आप जो है इसमें ये पॉइंट मत डालना कि इस पे केस पेंडिंग है, अदरवाइज़ क्या होगा कि इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो हैम्पर होगी। उसने लेकिन उससे जब वो प्रॉपर्टी खरीदी तो एट दैट टाइम उसकी जो वैल्यूएशन थी वो थी 60 टू 65 lakhs एंड ही परचेज दैट प्रॉपर्टी अराउंड 44 lakhs। ओके, हाँ, लेकिन उसने ये लिखवाया नहीं कहीं पे भी सेल डीड में। लेटर ऑन वो क्या करता है, आफ्टर 2-3 मंथ्स वो एक एप्लीकेशन देता है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पुलिस के सामने, कि इन्होंने मेरे को ये बताया नहीं कि इससे रिलेटेड ये कोर्ट में केस पेंडिंग है, और इन्होंने ये मेरे को फोर्ज तरीके से और चीटिंग करके मेरे साथ चीटिंग कर, फ्रॉड किया, हाँ, फ्रॉड किया और इन्होंने ये प्रॉपर्टी मेरे को बेच दी। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। हाँ, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इन्होंने मेरे को बेच दी। तो अब कई केसेस में क्या होता है कि लोग ऐसे भी मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को लेके, फिर उसके अगेंस्ट में हमने एक सूट फाइल करा, डिक्लेरेशन सूट, कि आइदर आप हम आपको 44 लैक्स देने को रेडी हैं और आप हमें पोजीशन दे दो हमारी प्रॉपर्टी वापस, क्योंकि मान लीजिए 2 साल या ढाई साल में इतना ही आपने प्रॉपर्टी यूज़ भी कर ली, तो देयर इज़ नो पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं है कि आपने इतने टाइम प्रॉपर्टी यूज़ भी कर ली तो। तो हाँ, इवन डिस्प्यूटेड हाँ, प्रॉपर्टी एंड है तो नाउ मैं दैट अपने पैसे दे देता हूँ, आप मेरे को प्रॉपर्टी वापस हाँ, दे दो। तो जो हमने डिक्लेरेशन सूट फाइल करा वो अभी पेंडिंग है। ओके, बिल्कुल, तो ऐसा भी लोग करते हैं। ऐसा भी लोग करते हैं कई बार। ओके, जब हम बात करते हैं कि जब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है, तो क्या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अगर हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑफ़ कोर्स सी बात है टीपीए में जब हम बात करते हैं, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मोस्टली होती है। बिल्कुल। तो इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है? जी, बिल्कुल। अगर आप वैलिड ट्रांसफ़र चाहते हैं कि आपका जो है कल को आपको अगर कभी भी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करनी है, तो आप ईज़िली सोल्ड आउट कर पाओ, तो सेल डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उससे मान लीजिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी या ज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जीपीए पहले दिल्ली में बहुत चलती थी, जहाँ पे अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़ थी। तो वहाँ पे क्या है कि अभी धीरे-धीरे गवर्नमेंट ने क्या है कि स्कीम्स लानी शुरू करी, उनको रेगुलराइज़ करना शुरू करा प्रॉपर्टीज़ को, कि लोग अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये रेगुलराइज़्ड जो कॉलोनीज़ हैं वो क्या हैं और अनरेगुलराइज़्ड क्या हैं? रेगुलराइज़ और ऑथराइज़ और अनऑथराइज़ होती हैं। ओके, ऑथराइज़्ड एंड अनऑथराइज़्ड। जो अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़ हैं, हाँ, उनको रेगुलाइज़ करके उनको फिर उसमें लाया जाता है, फ्री होल्ड कराई जाती है वो प्रॉपर्टी, ताकि आप उसे सोल्ड आउट कर सको आगे ईज़िली। ओके। क्योंकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नीज़ जितनी भी हैं जीपीए, हुँ, वो आपको सारे राइट्स देती है। आप मेंटेन कर सकते हो, आप कोई कोई डिस्प्यूट है, कहीं है, तो आप उनके बिहाफ़ पे जाके एक्ट कर सकते हो। लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट नहीं कर सकते। ओके। अगर बिल्कुल। कोई कहीं पे अनऑथराइज़्ड प्रॉपर्टी है, हाँ, तो जो उसका ओनर है, हाँ। उस फॉर टाइम उसके बीइंग बेसिस सिर्फ़ पे नहीं कर सकते अगर वहाँ पे सेल डीड होती है तो। अगर जहाँ पे जैसे अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़ है, जहाँ पे सेल डीड नहीं होती आज हुँ, भी, हुँ, तो वहाँ पे सिर्फ़ इकलौता एक मीडियम है जीपीए, जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टीज़ को आगे सोल्ड आउट कर देते हो। ओके। बिल्कुल। लेकिन उसमें हमें वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते आप। नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता वहाँ पे। तो अगर ट्रांसफ़र करनी है तो बस एक मतलब एग्रीमेंट से कर लेंगे, बिल्कुल, तो जीपीए से। बिल्कुल। जीपीए तो एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट जो है वो अलग से होगा या जीपीए ही एग्रीमेंट माना जाएगा? नहीं, जीपीए के साथ ही एग्रीमेंट टू सेल एक और बनता है, जो उसके साथ ही लगता है जीपीए के साथ। वहाँ पे आप एग्रीमेंट टू सेल में ही अमाउंट डालते हैं कि हम इस अमाउंट में इस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं। मान लीजिए किसी की एक एंड अनऑथराइज़्ड दैट कॉलोनी। हैज़ बीन नोटराइज्ड ओनली। देखिए, जीपीए भी 2 तरीके से होती है। एक होती है सिंपल नोटराइज़ और एक ही होती है रजिस्टर्ड जीपीए। हाँ, अभी क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, टाइटल, चेंज सब कुछ है, तो आप जीपीए रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। उसकी वैल्यू जो है लीगली ज़्यादा है, जो रजिस्टर्ड जीपीए होगी इन टर्म्स ऑफ जो नोटराइज़्ड जीपीए है।
ओके, बिल्कुल। रजिस्टर्ड की हाँ, ज़्यादा जैसे सेल डीड के टाइम पे आपको जो बायर और सेलर दोनों के फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, विटनेसेस के होते हैं, ऐसे ही जीपीए में होता है। जीपीए में विटनेसेस वगैरह के फ़ोटोग्राफ्स होते हैं और जो बुक्स होती है जहाँ पे वहाँ पे सारी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं कि इस दिन इस वॉल्यूम ये है, बुक नंबर ये है, वो सारा कुछ उसके ऊपर मेंशन होता है पीछे उसके। मान लीजिए कोई अनथराइज्ड कॉलोनी में कोई एक प्रॉपर्टी है, तो जो फॉर टाइम बीइंग जो ओनर है, वो आपको सेल करना चाहता है वो प्रॉपर्टी। तो ये कैसे होगा? पहले आप जाओगे एक ज जीपीए ले लोगे, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। पहले आप जीपीए उसके साथ एग्ज़ीक्यूट करोगे और एग्रीमेंट टू सेल वगैरह, उसके बाद आप वो लेने के बाद फिर उससे जो भी उसके पास पिछली चेन है जीपीए की, जो ओके, वो सारी चेन सारे राइट्स आप अपने बिल्कुल, फ़ेवर में ले जो लो। प्रीवियस चेन होंगी ना जैसे जो उन्होंने पिछले पहले जिन-जिन से ली होगी, वो सारी चेन वो एक्चुअली क्या है कि जैसे हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं कि हमने इससे खरीदी, फिर इसको दी, फिर तो वो सारी चेन जो है वो कलेक्ट ओरिजिनल चेन अपने पास रखते जाते हैं। तो वो लास्ट में सारी चेन आपको दे दी जाएँगी, जब आप अपने नाम कराओगे तो। तो सारे राइट्स अगर आपको फिर ट्रांसफ़र हो गए हैं, बिल्कुल, तो फिर आपका हो गया है। बिल्कुल बट और रजिस्टर्ड नहीं है ये। नहीं, नोटराइज़ होती है सिर्फ़। अच्छा, ये अगर मान लीजिए बाद में इन कॉलोनीज़ को रेगुलराइज़ कर दिया गया, कई बार ऐसी माँग होती है कि भई हमारी कॉलोनी है, उसको रेगुलराइज़ कर, रेगुलाइज़ होने के बाद फिर आप सेल डीड कर सकते हो। फिर सेल डीड कर सकते हैं। ओके। ये म्यूटेशन क्या होता है? ये जिसको हम दाखिल-खारिज बोलते हैं, ये क्या होता है? म्यूटेशन देखिए, दाखिल-खारिज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आफ्टर परचेज़िंग एनी प्लॉट, लैंड और एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी ना? बिल्कुल। हाँ। तो दाखिल-खारिज करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, दाखिल-खारिज ज़रूरी इसलिए है कि मान लीजिए आपने कोई सेल डीड करी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसके बाद आपने अपना जो भी मान लीजिए खतौनी होती है, जैसे अगर किसी स्टेट की बात करें, यूपी की बात हम करते हैं, तो वहाँ पे खतौनी होती है। तो वहाँ पे जो सारा रिकॉर्ड्स होता है कि कौन-सी प्रॉपर्टी किसके नाम में है, वो सारा रिकॉर्ड उसमें मेंटेन किया जाता है। हुँ, जो पटवारी या लेखपाल जो है वो करता है, उसकी ड्यूटी होती है ये। तो मान लीजिए अगर उसमें जो जितना भी वो है, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो अगर जो पटवारी है, ये उसकी ड्यूटी है, तो म्यूटेशन मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुँ, और उसके बाद आपने म्यूटेट नहीं करा। मान लीजिए आपने सेल डीड तो करा लिया अपने नाम, जी। लेकिन आपने दाखिल-खारिज नहीं कराया, मतलब आपका नाम उस खतौनी में जो एक्चुअल ओनर था, उसकी जगह अब आपका नाम आएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हाँ, रेवेन्यू आना रिकॉर्ड्स चाहिए में। मेरे तो मेरे जो खतौनी में अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपका नाम नहीं आया, हुँ, तो कल को आप जो है उस प्रॉपर्टी को बेचने के टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मान सपोज़ कर लीजिए, आपकी ने जो लैंड खरीदी, हुँ, कल को वो किसी भी गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में एक्वायर होती है, हुँ, ठीक है? तो उसका जो कॉम्पेंसेशन आएगा, वो जो लेखपाल जो पटवारी रिपोर्ट लगाएगा, वो लगाएगा जो खतौनी में नाम मेंशन होगा और जब तक दाखिल-खारिज नहीं होगा, तो वो नाम आपका वहाँ पे आएगा नहीं। हुँ। तो जो प्रीवियस ओनर होगा, तो वो कॉम्पेंसेशन उसके अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, जी, इसीलिए वो ज़रूरी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी ठीक है, म्यूटेट कराना नाम बहुत ज़रूरी है। सेल डीड आपने कर ली, बिल रजिस्टर भी हो गई, बिल्कुल, लेकिन म्यूटेट कराना कि आपके नाम पे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आ जाए, वो ज़रूरी है। बिल्कुल। लोग ओके, थोड़ा-सा खर्चा बचाने के चक्कर में वो म्यूटेट नहीं कराते, वो ऐसे ही चलने देते हैं कुछ टाइम तक। लेकिन ये म्यूटेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं उसके बाद। ओके। जैसे अभी आपने बात करी पटवारी और लेखपाल का, क्या रोल होता है इन लोगों का? देखिए, अगर हम बात करें तो इनका ना इनको काफ़ी सारी ड्यूटीज़ असाइन करती है स्टेट गवर्नमेंट, हुँ, ठीक है? जो लेखपाल और पटवारी हैं, इनको अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मान लीजिए अभी गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, तो वो किसानों तक कैसे पहुँचाई जाएगी? हुँ, तो उसमें इनको हेल्प की इनसे हेल्प ली जाती है कि ये आप बताओ किसानों को जाके, बिकॉज़ दे आर डायरेक्टली इन टच विद फार्मर्स। तो अगर जैसे अभी मान लीजिए कोई कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कोई गवर्नमेंट लैंड एक्वायर हो रही है किसी हाईवे के लिए या किसी के लिए, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ से लैंड निकलेगी, कितना एरिया जा रहा है, कैसे कैलकुलेशन होगी? तो वो सारी जो कैलकुलेशन है, वो एक लेखपाल जो पटवारी होता है, वो मेज़र करता है। पहले उनके पास जो मैप होता है, उस मैप से देखते हैं कि यहाँ से इतनी लैंड एक्वायर होगी और इतने-इतने लैंड का इतना-इतना कॉम्पेंसेशन बनता है। वो फिर रिपोर्ट बना के भेजता है कंसर्न्ड अथॉरिटी को, एनएचएआई अगर हाईवे बना रही है या कोई और बना रहा है। उसके बाद फिर पैसा रिलीज़ होता है उस जो उसने रिपोर्ट बनाई होती है। अब मान लीजिए उसका पटवारी को एक और क्या रोल होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे ओले पड़ गए, फसल बर्बाद हो गई किसानों की या कुछ भी हुआ, तो उसमें क्या है गवर्नमेंट स्कीम लाती है कि किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कि मान लीजिए इंश्योरेंस स्कीम जो बिल्कुल, होती है। तो गवर्नमेंट कई बार क्या है तो लेखपाल से रिपोर्ट मँगवाती है कि आप असेस करके दो कि कितना-कितना नुकसान हुआ होगा। तो गवर्नमेंट को लेखपाल जो है रिपोर्ट बनाते हैं, ये लोग भेजते हैं,
फिर उसके बाद गवर्नमेंट पैसा रिलीज़ करती है डायरेक्ट, जो कि डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है। अच्छा, जो ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम होता है, तो ये पटवारी का ही होता है? बिल्कुल, पटवारी जो है एक रिकॉर्ड कीपर होता है सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का, कि मान लीजिए कोई एक्सपायर हो गया, अब उसके लीगल हायर को उसको रिकॉर्ड पे लाना है, तो वो कैसे आएगा? जो भी लीगल हायर्स होंगे वो अपना डेथ सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड करेंगे, वो उसको वेरीफाई करेगा, फिर वो उसके बाद उन लोगों का नाम जो है उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में या खतौनी में अच्छा, चढ़ाएगा। पटवारी तो ये भी कर सकता है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति था, उसके 3 बच्चे हैं। अब जैसे ही उस व्यक्ति की डेथ हुई और 3 बच्चे हैं, तो 3 के बजाय उसमें सिर्फ़ 2 के ही चढ़ा दिए, 50-50% हिस्सा कर दिया। क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती पहले एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि पहले सारा चीज़ें जो है बाय हैंड मैनुअली होते थे, रजिस्टर्ड एंट्रीज़ एंड एवरीथिंग। हुँ, अभी क्या डिजिटलाइजेशन हो गया, तो सारी चीज़ें क्या है कि रिकॉर्ड्स ऑनलाइन होते हैं सारी चीज़ें। हुँ, पहले क्या था, पहले बहुत चीज़ें होती थी, हालाँकि अभी भी होती हैं, कि अगर इन केस अगर ऐसा कहीं मिलता है कि मान लीजिए 3 लीगल हेड्स है और 2 का नाम चढ़ा दिया और 1 का नहीं चढ़ा है, तो उस केस में अगर वो पाया जाता है कि ये लेखपाल ने अगर ऐसा कुछ किया है, तो उनको सस्पेंड या टर्मिनेट कर दिया जाता है उसी टाइम पे। ओके। बिल्कुल। बट ये पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। हाँ, होती हैं ऐसी गड़बड़ियाँ। ओके, तो बेसिकली दे आर द रिकॉर्ड कीपर्स कि जी, रिकॉर्ड उनके पास सारा कुछ है। और अच्छा, जैसे कि जो लीगल आयर्स है ऐसे केसेस में, तो यहाँ पर भी क्या म्यूटेशन होता है? म्यूटेशन ज़रूरी होता है? बिल्कुल। ये एक तरह का आप समझिए कि अगर आपका कोई भी किसी के भी फादर या मदर या कोई भी एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद अपना नाम म्यूटेट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना फिर उन्हीं का नाम उसमें चलता रहेगा कंटिन्यूअस। फिर आगे क्या है, आप आगे आपके आपको अपना नाम म्यूटेट कराना इसलिए ज़रूरी है कि कल को मान लीजिए किसी लैंड से रिलेटेड अगर कहीं भी आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या कुछ भी है, तो फिर आपको दिक्कतें आएँगी कि आपका नाम वहाँ पे नहीं होगा लैंड रिकॉर्ड्स में। और लैंड रिकॉर्ड्स में अपना नाम इसलिए तुरंत म्यूटेट कराना चाहिए जब भी आपको लगता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर एक्सपायर हो गया और यहाँ पे आपको म्यूटेट कराने की ज़रूरत है। ओके, तो ये अपने आप म्यूटेट कर देते हैं या म्यूटेशन कैसे करवाएँगे, मतलब कहाँ से करवाते हैं? म्यूटेशन के लिए आपको सबसे पहले तहसीलदार, मान लीजिए अगर वहाँ की बात करते हैं, तो आपको जब सेल डीड वगैरह कराते हैं, तो आपको उसी टाइम पर लेखपाल से मिलके या उस पटवारी से मिलके आपको उसे दिखाना चाहिए कि हमने ये सेल डीड कराई है और इसके बाद हमें म्यूटेशन हमारे नाम कर दिया जाए। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आती है, कुछ भी है, तो जैसे अगर बात करते हैं तहसील्स की, अगर यूपी स्टेट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे आप तहसीलदार को अप्रोच करेंगे। नाम को अगर म्यूटेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है या कोई केस फाइल करना है, तो आप वहाँ पे उसके अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं। ओके, ये तो एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है बिल्कुल, म्यूटेशन के लिए। बिल्कुल, ओके, तो वो अगर नाम फिर रिकॉर्ड में आ जाता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है। हम देखते हैं सिविल केसेस जो हैं, उसको डिसाइड होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसका एक कारण है कि ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और क्या इसकी वजह से भी जो हम बात करते हैं सिविल मैटर्स में, लोगों को जिस तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए, क्या इस पेंडेंसी की वजह से और जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल। क्या वो कंडीशंस हैं? जी, बिल्कुल। अगर आप देखिए सिविल केसेस को जो है अगर आप देखते हैं, तो नॉर्मली अगर आज के टाइम में देखा जाए 6-7 साल से पहले कोई सिविल केस आजकल डिसाइड हो नहीं पाता है, ट्रायल कोर्ट में? ट्रायल कोर्ट के में अगर हम बात करें तो। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ट्रायल कोर्ट्स में आपको ईज़िली बहुत सारे मैटर्स ऐसे मिल जाएँगे जो मोर देन 15 इयर्स ओल्ड है और वो आज भी चल रहे हैं। देखिए उसका एक सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर एक जो मैं समझता हूँ वो ये भी है कि जो सीट्स हैं ना, मतलब जो वैकेंसीज़ हैं जजेस की, वो अभी और ज़्यादा हो, जिस जितनी वैकेंसीज़ हैं उनको ये लोग रिक्रूट उतना नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, और दूसरा एक जो रीज़न मैं समझता हूँ वो ये है कि अब ना टाइम आ गया है कि सीपीसी को एटलीस्ट अमेंड करना चाहिए, क्योंकि सीपीसी इज़ सो लेंदी और इतने सारे ऑर्डर्स और रूल्स हैं उसके अंदर, कि अगर आप देखें कि अगर आप कोई भी जब सूट फाइल करते हैं, उसमें आप इतनी सारी एप्लीकेशंस लगा देते हैं एडवोकेट्स जो हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है कि मान लीजिए अब किसी ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, फिर उस पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर उस पे ऑर्डर रिज़र्व हो गया, फिर उस पे ऑर्डर करने में जजेस कई बार 5-5 6-6 महीने का टाइम लगा देते हैं। अभी आई हैव रिसेंटली कम अक्रॉस मैटर जो कमर्शियल डिस्प्यूट था। उसमें मैंने देखा 6 महीने लगा दिए। ऐसे ही एक एग्ज़ीक्यूशन का मैटर चल रहा था जिसमें डिसाइड करना था जज को, एंड शी हैज़ टूक आई थिंक मोर देन 7-8 मंथ्स टू डिसाइड एप्लीकेशन। तो कई बार ये भी एक रीज़न है कि, और फिर कभी मान लीजिए एक जज एक है, अब कभी छुट्टी पे चले गए तो फिर उसकी वजह से भी कि मैटर पे फिर 6 महीने की डेट लग गई।
तो एक तो ये है कि डेट्स का जो है, अगर आप जजेस की जो है स्ट्रेंथ अगर बढ़ाएंगे कोर्ट के अंदर, तो उससे भी मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा इसको जल्दी एडजुडिकेट करने में, और बहुत हेल्प मिलेगी इससे भी। क्या लोग अवॉइड करते हैं कोर्ट आना बिकॉज़ उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है? बिल्कुल, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिविल केसेस, इट्स ऑल अबाउट क्रिमिनल केसेस ऑल्सो। अगर हम दोनों को ही देखें, अगर आप नॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल्स को भी देखेंगे, तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है, 6-6, 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं लोगों को जस्टिस मिलने में। और उस टाइम में लोग क्या है, वो उस पीरियड में सिर्फ सफ़र कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपका जेन्युइन पैसा है, आपको किसी से लेना है, और अगर उसमें 8 से 10 साल लग गए उस पैसे को मिलने में, फिर आप उसको एग्ज़ीक्यूट कराने में आपको और 2 साल लग गए। तो इट टुक्स 10 इयर्स, तो आप मतलब अपने पैसे का अगर टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने पैसे को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग क्या है कि अवॉइड करते हैं। मान लीजिए क्या काफ़ी टाइम में लोग होता है कि मीडिएशन में मैटर्स को ले गए, और उन्हें दिख रहा है कि इंटरेस्ट पार्ट छोड़ो, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में मिल जाए, तो लोग सेटल कर लेते हैं दिस वे और दैट वे। एग्ज़ैक्टली, मान लीजिए 10 लाख है, अब मुझे लग रहा है कि 4-5 लाख तो मेरा अगर मैं लिटिगेशन लिटिगेशन चलूँगा में तो चल लग जाएगा। जाएगा, तो फिर मैं सोचूँगा कि फालतू में मैं इतना टाइम लगाऊँ ही क्यों? बिल्कुल। रिकवरी सूट में और बाकी अदर जो भी हमारे रेमेडीज़ हैं, उसको रिज़ॉर्ट करने में। तो इससे अच्छा फिर मुझे लगता है कि हाँ, कुछ सेटलमेंट करके या कुछ भी हो के बिल्कुल, बिकॉज़ लिटिगेशन इज़ सो टाइम कंज्यूमिंग कि जो एक लिटिगेंट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक्चुअली। और 8-10 साल ये इतना लंबा टेन्योर होता है कि आपको नहीं पता। आप 8-10 साल में मान लीजिए जो प्लेंटिफ है वो एक्सपायर कर गया, फिर उसके लीगल हायर्स आ गए अगर कि। और ये तो बात ये है ना कि ये टाइम लग रहा है आपका ट्रायल कोर्ट में। हुँ, कल को कोई उसको चैलेंज करे, अपील बिल्कुल, फिर उसके बाद कोई ऑर्डर मतलब ये अपील में ले जाए, तो फिर हाई कोर्ट में मैटर्स चले जाते हैं, 2-2 साल तक सुनवाई नहीं होती है। वी डोंट नो कि इसमें 15 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे फाइनलिटी में। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो मुझे भी लगता है कि बहुत सारे जो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज़ होते हैं और वो सॉल्व नहीं होते हैं, किसी कल्मिनेशन तक नहीं पहुँचते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही एक केस था 30,000 में। सिविल डिस्प्यूट था, किसी बंदे ने एक प्रॉपर्टी परचेज़ करी, और उसने मान लीजिए 2-3 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, और जब उसने उसको बनाना शुरू करा, तो उसको बाद में पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट है। हुँ, तो उन जो एक्चुअली उसमें जो क्या था कि बेसिकली नीचे शॉप थी एक्चुअली। हुँ, हुँ, तो शॉप क्या थी, एक ज्वेलर की शॉप थी 2 भाइयों की। हुँ, लेकिन एक भाई का उसमें कोई रोल नहीं था, सिर्फ़ एक ही भाई उसे ऑपरेट करता था। तो उन्होंने उसको पैसे देके उससे सेटल करवा लिया, क्योंकि वो वैकेट नहीं कर रहा था शॉप। उसने वैकेट कर दी, उसने 60 लाख रुपए लेके उनसे वैकेट कर दी। उसके बाद क्या होता है, जब उसने वैकेट कर दी, तो उसने जो वो था प्लेंटिफ, उसने जो है बनाना शुरू करा प्रॉपर्टी को। जब उसने प्रॉपर्टी को बनाना शुरू करा, तो बनाते टाइम पे उस पे जो है उन लोगों ने केस फाइल कर दिया, उसके दूसरे भाई ने, ज्वेलर ने, के जो दूसरा भाई था, कि जी मेरा हमारा तो ऐसे-ऐसे, मैं तो इसमें टेनेंट था, और मेरे से बिना पूछे इन्होंने कैसे हमें एविक्ट कर दिया, और हमारा सामान चोरी कर लिया, और हमें बाहर निकाल दिया ज़बरदस्ती। उसने ओ काफ़ी सारी पुलिस कंप्लेंट्स करी, काफ़ी सारी उसके। फिर उन्होंने एक सूट फाइल किया पोजीशन का कि जी हमें हमें इस प्रॉपर्टी को स्टे कर दिया जाए। और नीचे जो है सूट जो है, नीचे उनका सिविल जज के पास, सीनियर सिविल जज के पास उनका मैटर था। तो वहाँ से उनको कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने अपील फाइल करी। अपील में क्या है, उन्होंने जाते ही फर्स्ट उसमें स्टे ले लिया कि ये प्रॉपर्टी जो है सैंक्शनिंग नहीं है, प्रॉपर ये नहीं है, वो नहीं है। एमसीडी से सैंक्शन नहीं मिला हुआ है इन्हें। अब जब वहाँ से उन्होंने स्टे ले लिया, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट पे हम उसे चैलेंज करने गए फॉर वेकेशन ऑफ स्टे अंडर ऑर्डर 39 रूल 4। हमने उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। आप बिलीव करोगे कि 2 साल उस मैटर को हुए हो गए हाई कोर्ट में, और 2 साल में एक भी बार उस मैटर पे आर्गुमेंट नहीं हो पाए। वो मैटर क लास्ट में लगता था, तो उसके बाद कभी 90 प्लस जो है उसका आइटम नंबर होता था कॉज़ लिस्ट में, तो वो कभी टेक अप ही नहीं हुआ 2 साल तक। 2 ढाई साल बाद हमने जाके वो एप्लीकेशन विथड्रॉ करी अपनी, और हमने नीचे एक एप्लीकेशन 39(4) की फाइल करी, और हाई कोर्ट को बोला कि आप नीचे वाली कोर्ट को बोल दें कि हमारी एप्लीकेशन फ्रेशली सुन ले एक बार। हुँ, फिर 13 एंड 4 नीचे आर्गुमेंट करे, फिर वो हुआ, फिर 1 साल में उसमें पूरा आर्गुमेंट्स होने के बाद उसमें अब स्टे वेकेट हो गया। तो आप सोचिए कि एक सिर्फ़ एक छोटी-सी एप्लीकेशन एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए आपको 2-2 2 से साल 3 साल लग गए। हुँ, तो सूप तो आप छोड़ ही दीजिए कि डिक्री कब आएगी। बिल्कुल, तो ये सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले होता है। इसीलिए लोग लिटिगेशन में जाने से बचते हैं। हुँ, और एक्स्ट्रा मीन्स अडॉप्ट करते हैं बिल कि इश्यूज़ को सेटल करने के बिल्कुल। लिए।
अच्छा, क्या एडीआर जो है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, क्या वो उसके थ्रू पेंडेंसी को कम किया जा सकता है? हम देख रहे हैं कि कोर्ट्स में बहुत सारे इश्यूज हैं, मतलब बिल्कुल। पेंडेंसी तो सबसे बड़ा इशू यही है, टाइम इतना ज़्यादा लग जा रहा है। क्या एडीआर अडॉप्ट करके हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं? और अभी क्या-क्या चीज़ें ऐसी अडॉप्ट की गई हैं इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए? देखिए, अगर एडीआर की हम बात करें, तो एडीआर में मान लीजिए कि आप, अगर एडीआर जो आने वाला फ्यूचर है ना, उसके हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, जो एडीआर पे अगर ध्यान दिया जाए तो। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आपने उसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, ठीक है? हाई कोर्ट ने कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया किसी मैटर, मान लीजिए 2 बिज़नेस डिस्प्यूट है या बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को लेके डिस्प्यूट है। एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा, उनकी दोनों तरफ से काउंसल्स अपीयर हुए, और मुझे लगता है हार्डली 1.5-2 साल में एक आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड पास कर देता है किसी भी आर्बिट्रेशन में। तो इट इज़ हेल्पफुल एक तरह से, अगर आप देखा जाए तो जैसे कमर्शियल कोर्ट्स को बनाने का भी जो एक आइडिया है, वो बेसिकली आर्बिट्रेशन से ही लिया हुआ है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी एडजुडिकेट कर सकते हैं, या कैसे भी जल्दी से जल्दी उसको न्याय दिलवा सकते हैं। थैंक यू मधुसूदन जी फॉर जॉइनिंग अस।